आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नवेंदु क्लासेस हिंदी में। आज हम लोग बिहार बोर्ड परीक्षा 2010 के फिजिक्स के भौतिकी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का यहाँ पे व्याख्या सहित उत्तर सीखेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं प्रत्येक प्रश्न को इस तरह से समझाऊंगा कि आपको याद करना नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो कॉपी कलम लेकर भी बैठ सकते हैं इस वीडियो को देखने के लिए, ताकि आप प्रत्येक प्रश्न का जो सॉल्यूशन होगा, जो हल होगा, उसको चाहे तो लिख भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रश्न 1 पर। कहता है कि आयाम मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलन सूचकांक क्या होता है। यह एक सैद्धांतिक प्रश्न है और ये चैप्टर में ही इसके बारे में बताया गया है कि आयाम मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलन सूचकांक जो है वो 0 से 1 के बीच में होता है। तो इसके लिए हम लोग बी नंबर ऑप्शन पे यहाँ पर टिक करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन पे अब बात करेंगे। कहता है समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच अगर परावैद्युत पदार्थ डालने पर उसके संधारित्र की धारिता पर क्या फर्क पड़ता है। आप जानते हैं कि अगर प्लेटों के बीच अगर हवा या निर्वात हो तो उसके धारिता का सूत्र होता है ए इप्सिलॉन नॉट बाई डी। लेकिन अगर प्लेटों के बीच अगर कोई परावैद्युत डाल दिया जाए तो उसके धारिता का सूत्र होता है ए इप्सिलॉन बाई डी। हम लोग पढ़े हुए हैं इप्सिलॉन बराबर होता है इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर बाई डी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ए इप्सिलॉन नॉट बाई डी को सी नॉट कहते हैं, यानी हवा, जब प्लेटों के बीच में हवा हो तब की धारिता। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सी नॉट इंटू इप्सिलॉन आर। तो ये हो जाएगा, आप देख सकते हैं सी बाई सी नॉट इज इक्वल टू इप्सिलॉन आर। इप्सिलॉन आर क्या है? आपेक्षिक विद्युतशीलता है। हम लोग पढ़े हुए हैं किसी भी परावैद्युत माध्यम के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान 1 से अधिक होता है। तो C बाई सी नॉट 1 से बड़ा होगा, तो इस हिसाब से C बड़ा हो जाएगा सी नॉट से। यानी आप देख सकते हैं कि प्लेटों के बीच में अगर कोई परावैद्युत डाल दें तब की धारिता, और प्लेटों के बीच में जब हवा है तब की धारिता, तो परावैद्युत डालने पर जो धारिता होती है उसका मान जब हवा है प्लेटों के बीच तब के धारिता से अधिक होता है। इसलिए जब हम परावैद्युत डालेंगे तो किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। तो इसलिए यहाँ पे सही ऑप्शन जो है ए नंबर होगा। हम लोग ए वाले ऑप्शन पे, ए वाले विकल्प पे यहाँ पे टिक करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे 3 नंबर प्रश्न पे। कहता है एक 0.05 ओम प्रतिरोध वाले एमीटर को 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल से जोड़ा जाता है। अगर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करें। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेल का विद्युत वाहक बल दिया हुआ है 1.5 वोल्ट। सेल से बहने वाली धारा I इज इक्वल टू है 2 एम्पियर। जो एमीटर जोड़ा गया है उसका प्रतिरोध 0.05 ओम है। तो एमीटर जो है सेल से बाहर का चीज़ है, इसलिए इस प्रतिरोध को हम लोग बाह्य प्रतिरोध कहेंगे, 0.05 ओम। हमसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध पूछा गया है। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं I इज इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर। ये सूत्र हम लोग पढ़े हुए हैं। तो देखिए I के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 2, ई के जगह पे 1.5 बाई आर के जगह पे लिखेंगे 0.05 प्लस आर। ये तिरछा तिरछी गुना होगा तो आप देख सकते हैं 0.05 प्लस आर बराबर हो जाएगा 1.5। ये हो जाएगा 0.1 प्लस 2R बराबर 1.5। तो ये हो जाएगा 2R इज इक्वल टू 1.5 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 1.4। इसलिए R इज इक्वल टू 1.4 बाई 2, ये हो जाएगा 0.7। तो इस तरह से दिए गए सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r इज इक्वल टू होगा 0.7। तो यहाँ पे सही जवाब होगा डी नंबर। डी वाले ऑप्शन पे हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे, डी पे टिक करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे 4 नंबर प्रश्न पे। कहता है विद्युत आवेश के क्वांटम ESU मात्रक में होता है। आप जानते हैं कि किसी विद्युत आवेश का क्वांटम या पैकेट को हम लोग E से डिनोट करते हैं और उसका मान जो है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलाम होता है। लेकिन इसको हम लोग चाहें तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 गुने 1 कूलाम लिख सकते हैं। आवेश के क्वांटम E का यह मान जो है
कूलाम में लिखा हुआ है, लेकिन हमसे कहा गया है ईएसयू में इसको व्यक्त करें। तो आप जानते हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग -19, और कूलाम को ईएसयू में बदलने का सूत्र है 3 × 10⁻9 ईएसयू। तो ये देख सकते हैं, ये हो जाएगा 16 × 48, 4.8 गुने 10⁻−19 और 10⁻9 हो जाएगा 10⁻−10 ईएसयू। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या सीखा, यहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि आवेश के पैकेट ई को हम लोग कूलाम में व्यक्त करेंगे तो उसका वैल्यू होगा 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। लेकिन अगर उसी आवेश के पैकेट का मान अगर हम लोग ईएसयू में व्यक्त करेंगे तो 4.8 × 10⁻−10 होगा। तो यहाँ पे जो विकल्प दिया गया है उसमें ए नंबर विकल्प जो है 4.78 है, 4.78 है, जो कि 4.80 के काफ़ी करीब है, गुने 10⁻−10, इसलिए हम लोग ए वाले ऑप्शन पे यहाँ पे टिक करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे 5 नंबर प्रश्न पे। कहता है कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। देखिए, स्थिर विद्युत क्षेत्र में अगर दो बिंदु ए और बी हो और इनके विभव जो हो क्रमशः VA और VB हो, तो हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है VA - VB = WBA/Q। यानी इन दोनों बिंदुओं के विभवों का अंतर B से A तक इकाई आवेश को ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होगा। लेकिन आप कैसे ले जा रहे हैं, आप बी से ऐसे ले जा रहे हैं, या आप ऐसे लेके जा रहे हैं, या आप ऐसे लेके आ रहे हैं, इसका इस फॉर्मूला में कहीं कोई जिक्र नहीं है। आप किस पथ से लेकर जा रहे हैं उससे यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। बस यह मतलब है कि किया गया कार्य जो है बी और ए बिंदुओं के बीच होना चाहिए, और वैसा बल जिसके द्वारा या जिसके विरुद्ध किया गया कार्य उनके प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है, उसके पथ पर निर्भर नहीं करता है, वैसे बल को संरक्षी बल कहा जाता है। तो इस आधार पर स्थिर विद्युत बल जो है एक संरक्षी बल हो गया। तो यहाँ पर सही विकल्प जो है ए नंबर होगा। हम लोग ए वाले ऑप्शन पे, ए वाले विकल्प पे यहाँ पे टिक करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे 6 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे कहता है कि एकाकी चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात अचर होता है। यदि कोई चालक हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इस चालक में आवेश रखने की जो क्षमता है जिसको धारिता कहते हैं, वह धारिता किसी भी चालक की नियत होती है। किसी भी चालक में आवेश रखने की जो क्षमता है वो एक नियत मान है। वो धारिता बराबर सूत्र होता है आवेश बटा विभव, C = Q/V, और यह राशि अचर होती है, नियत होती है। लेकिन जानते हैं यह राशि तभी तक नियत होती है जब चालक जो है एकाकी हो। अगर चालक के बगल में कोई दूसरा चालक लाकर रख दे, या चालक के बगल में रखे गए दूसरे चालक को भूधृत कर दे, या चालक के चारों ओर का जो माध्यम है उसको अगर परिवर्तित कर दिया जाए तो उस चालक की धारिता बदल जाती है। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं किया जाए, चालक को एकाकी रखा जाए, आइसोलेटेड रखा जाए, विलगित रखा जाए, तो उस चालक की धारिता हमेशा नियत रहती है, और वह धारिता होती है आवेश बटा विभव के बराबर, और यह राशि नियत रहती है, अचर रहती है। तो हमसे पूछा गया था कौन सा अनुपात अचर रहेगा। आवेश बटा विभव का अनुपात जो है अचर रहेगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है कुल आवेश बाई कुल विभव, यह जो पहला विकल्प है यही विकल्प सही विकल्प होगा। तब जबकि सी में भी यही विकल्प दिया हुआ है, यहाँ पे गलत ऑप्शन दे दिया गया है। यहाँ पे आप चेक कर लेंगे, मिस प्रिंटिंग है। यहाँ पे सही विकल्प होगा कुल आवेश बाई विभव। तो ए वाले विकल्प पे हम लोग यहाँ पर टिक करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन पे अब हम लोग बात करेंगे। पूछता है किलोवाट घंटा मात्रक है। आप देख सकते हैं किलोवाट घंटा, हम लोग लिखते हैं किलोवाट घंटा। किलो बोलते हैं 10⁻³ को, वाट बोलते हैं जूल बटा सेकेंड को, और घंटा बोलते हैं 3600 सेकेंड को। तो यहाँ पे सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 लाख जूल। आपने देखा कि किलोवाट घंटा एक्सप्रेस करने पर जूल में व्यक्त हो गया, और जूल जो है ऊर्जा और कार्य का मात्रक है। तो इस तरह से किलोवाट घंटा भी ऊर्जा अथवा कार्य का मात्रक होगा। यहाँ पे विकल्प में ऊर्जा दिया हुआ है, तो यह सही विकल्प जो है बी होगा। बी पर हम लोग टिक करेंगे। हमसे पूछा गया था किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो किलोवाट घंटा को हम लोगों ने कन्वर्ट किया तो जूल में कन्वर्ट हुआ। जूल ऊर्जा अथवा कार्य का मात्रक है,
तो यहाँ पे ऑप्शन में ऊर्जा या कार्य जो भी होगा उस पर हम लोग टिक करेंगे। ऑप्शन में बी नंबर ऑप्शन ऊर्जा दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऊर्जा बी वाले ऑप्शन पे हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। कहता है समरूप वेग से चलयमान आवेश उत्पन्न करता है। आवेश कभी भी अपने चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यहाँ पे देख सकते हैं आवेश है तो उसके चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र निश्चित रूप से होगा, लेकिन जब आवेश चलने लगेगा, गति करने लगेगा, तो इसके चारों ओर यह विद्युतीय के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा करेगा। आप ध्यान दीजिए, आप याद कीजिए, आपके चौथे चैप्टर का ही नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, यानी आवेश जब गति करता है तो चुंबकत्व उत्पन्न करता है। अब पहले से आवेश जो है, आवेश होने के कारण विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा था, तो यहाँ पे गतिमान आवेश जो होगा वो विद्युतीय और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इसलिए हमसे पूछा गया था गतिमान आवेश या चलयमान आवेश कैसा क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र। तो सही जवाब सी नंबर होगा, सी वाले विकल्प पे यहाँ पे हम लोग टिक करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन पे। पूछा गया ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक है। याद कीजिए, आपने किसी आवेश पर विद्युतीय क्षेत्र में लगने वाले बल का सूत्र पढ़ा था F = QE। वैसे ही किसी चुंबकीय ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल का सूत्र होता है F = MB। ये हम लोग पढ़े हुए हैं, तो M = हो जाएगा F/B। यही M जो है इसी को ध्रुव प्रबल या ध्रुव शक्ति कहते हैं। ध्रुव प्रबल M से डिनोट करते हैं। M = F/B। F जहाँ पर चुंबकीय बल है, चुंबकीय बल का एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा है QVB sin थीटा। अब बाई B से B कैंसिल हो जाएगा, बच गया QV sin थीटा। Q का मात्रक होता है कूलाम, आवेश है, V वेग है तो मीटर पर सेकेंड, और साइन थीटा कोई मात्रक नहीं होता है तो 1 लिख देंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं कूलाम बटा सेकेंड। इंटू मीटर, ये मीटर पर सेकेंड का जो सेकेंड है इसको कूलाम के नीचे लिख दिए। हम लोग पढ़े हुए हैं धारा बराबर होता है आवेश बटा समय, यानी कूलाम बाई सेकेंड जो है धारा का मात्रक, यहाँ पर इसके बदले में एम्पियर लिखेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा एम्पियर इंटू मीटर। तो हमसे पूछा गया था ध्रुव प्रबल का एसआई मात्रक क्या होगा, तो सही जवाब होगा एम्पियर मीटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे सही ऑप्शन है सी नंबर, एम्पियर मीटर पे हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन पे। आप देख सकते हैं लिखता है LCR श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति है का एक AC स्रोत जुड़ा हुआ है, धारा का शिखर मान महत्तम होगा। हम लोग जानते हैं LCR परिपथ में धारा का शिखर मान का सूत्र I0 = होता है E0/Z, जहाँ पे E0 LCR परिपथ के लिए Z के जगह पे हम लोग लिखते हैं R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये धारा का शीर्ष मान है, शिखर मान है। इस शिखर मान का महत्तम मान तब होगा जब XL माइनस XC का वैल्यू 0 हो जाए, क्योंकि Z का वैल्यू जब न्यूनतम होगा तो I0 महत्तम होगा। तो Z कब न्यूनतम होगा, जब XL माइनस XC 0 हो जाए। तो XL माइनस XC जब 0 हो जाएगा तब Z न्यूनतम होगा, और उस स्थिति में धारा I0 क्या होगा, धारा का शिखर मान I0 क्या होगा, महत्तम होगा। XL के जगह पे हम लोग पढ़े हुए हैं ओमेगा L लिखते हैं, और XC के जगह पे हम लोग, यहाँ पे XC है, XC के जगह पे हम लोग 1/ωc लिखते हैं। तो ये ओमेगा L = 1/ωc, ये आप देख सकते हैं हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर = हो जाएगा 1/LC, इसलिए ओमेगा बराबर हो जाएगा 1/√LC। अगर आप चाहते हैं कि धारा का शीर्ष मान I0 का मान महत्तम हो तो उसके लिए Z को न्यूनतम होना पड़ेगा। Z को न्यूनतम होने के लिए XL माइनस XC को 0 होना पड़ेगा, और इस आधार पर ओमेगा कोणीय आवृत्ति ओमेगा का मान 1/√LC होना पड़ेगा, तभी धारा का शीर्ष मान महत्तम होगा। तो यहाँ पे सही जवाब जो है सी नंबर होगा। हम लोग सी वाले ऑप्शन पे यहाँ पे टिक करेंगे। तो इस तरह से हमने आपको 2010 के भौतिकी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का यहाँ पे आंसर सिखाया है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।